अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में नाविक सदियों से कानाफूसी करते आए हैं। शापित समुद्र। हाँ, शापित समुद्र। हम और आप इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं वो है साल 1987 में लापता हुए एक जहाज सी विस्पर की। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो कैप्टन की डायरी के नोट्स हैं। और ये नोट्स उस जहाज के साथ हुई अजीब और दिल दहला देने वाली घटनाओं का पूरा ब्यौरा देते हैं। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, नहीं, बल्कि उसे समझना है। चेतावनी भरे संदेश, रहस्यमयी रोशनी, गायब होते लोग, हर पहलू को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटना बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और कैसे गहरा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल है 1987, जहाज सी विस्पर और कैप्टन है एड्रियन। और वो बरमूडा ट्रायंगल के किनारे से गुजर रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान में एक भी बादल नहीं, लेकिन फिर भी नोट्स के मुताबिक क्रू में एक बेचैनी थी। हाँ, उसमें लिखा है कि समुद्र की गहराई से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और रडार पर बार बार कोई चीज आकर गायब हो रही थी। और यहीं से मतलब कहानी में वो मनोवैज्ञानिक तनाव बनना शुरू हो जाता है। सही। बरमूडा ट्रायंगल की कहानियों में अक्सर यही होता है। तकनीक का फेल होना पहली चेतावनी होती है। तो ये डर की नींव रखता है। बिल्कुल। आप पहले से ही एक बदनाम इलाके में हैं और फिर आपकी टेक्नोलॉजी आपका साथ छोड़ने लगती है। ये डर तब और बढ़ जाता है जब अचानक रेडियो पर एक आवाज गूंजती है। घुटी हुई आवाज। हाँ, बहुत ही दबी हुई, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। इट्स वॉचिंग, टर्न बैक। कोई देख रहा है, वापस लौट जाओ। सोचिए, टीम में क्या खलबली मची होगी। कैप्टन एड्रियन फौरन रेडियो चैनल चेक करते हैं, पर उस फ्रीक्वेंसी पर दूर दूर तक कोई दूसरा जहाज था ही नहीं। तो सवाल ये है कि आवाज आई कहाँ से? हाँ, देखिए, इसका एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो सकता है। एक घटना होती है ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग। अच्छा। जिसमें रेडियो तरंगे कभी-कभी हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती हैं। तो हो सकता है ये किसी और की बातचीत का एक टुकड़ा हो जो भटककर उनके रेडियो तक पहुंच गया। लेकिन संदेश का मतलब वापस लौट जाओ, ये तो महज एक संयोग नहीं हो सकता। और यहीं से असल रहस्य शुरू होता है। ये संदेश उनके मन में जो डर था उसे और पक्का कर देता है। और ये रहस्य रात होते होते हकीकत में बदलने लगता है। रात के ठीक 12:03 पर। हाँ, जहाज के चारों ओर अचानक एक बहुत मोटी नीले रंग की धुंध छा जाती है। और उसी पल जहाज का कंपास, जो पहले से ही गड़बड़ कर रहा था, वो गोल गोल घूमने लगता है और फिर रुक जाता है एक जगह पर। और सबसे अजीब बात, इंजन बंद थे। हाँ, इंजन बंद होने के बावजूद जहाज अपने आप आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे खींच रही हो। यहाँ तो कई चीजें एक साथ हो रही हैं। बिल्कुल। और हमें तीनों को अलग अलग देखना होगा। कंपास का खराब होना बरमूडा ट्रायंगल में ये आम है, क्योंकि वहां पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर एक सीध में आ जाते हैं। सही पकड़ा। तो कंपास का गड़बड़ाना स्वाभाविक है। और वो जो घनी धुंध थी वो सी स्मोक भी हो सकती है, जो गर्म हवा और ठंडे पानी के मिलने से बनती है। लेकिन जहाज का अपने आप चलना, इसका क्या कारण हो सकता है? ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। एक तर्क है कि शायद जहाज गल्फ स्ट्रीम जैसी किसी तेज समुद्री धारा में फंस गया हो। ये धाराएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, पर नोट्स में जिस तरह से लिखा है, जैसे कोई खींच रहा हो, वो इसे एक अलौकिक एहसास देता है। और ये एहसास तब और भयानक हो जाता है जब जहाज के दाईं ओर समुद्र की गहराई से एक बहुत बड़ा अंधेरा साया उभरता है। एक शहर जैसा। हाँ, नोट्स में लिखा है एक विशालकाय शहर जैसा, जिसमें से नीली रोशनी निकल रही थी, शांत मगर खतरनाक। और तब एक नाविक फुसफुसाता है, ये क्या है? कैप्टन एड्रियन दूरबीन उठाते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर वो चिल्ला उठते हैं, सब नीचे जाओ, ये जगह सुरक्षित नहीं। पानी के अंदर का शहर, ये परिकल्पना बहुत दिलचस्प है। क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? हो सकता है। जैसे मैंने कहा, बायोल्यूमिनेसेंस। जब लाखों समुद्री जीव एक साथ चमकते हैं तो वो एक शहर का भ्रम पैदा कर सकते हैं। हाँ, एक घबराया हुआ दिमाग उन आकृतियों को इमारतें और सड़कें समझ सकता है। लेकिन नोट्स में इसे एक ठोस ढांचे के तौर पर बताया गया है, जो इस प्राकृतिक व्याख्या को चुनौती देता है। अभी क्रू इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि दो घटनाएं एक साथ होती हैं। पहली, वो आवाज। हाँ, जहाज के ठीक नीचे से एक अजीब आवाज, जैसे कोई बहुत बड़ी धातु की चीज पानी के अंदर खिसक रही हो। और दूसरी, रेडियो पर एक और संदेश,
इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। क्या कहा उसने? रिटर्न द मिसिंग वंस। जो खो गए हैं उन्हें लौटा दो। ये संदेश कहानी को एक नया मोड़ देता है। अब ये सिर्फ एक जहाज के बारे में नहीं है। ये इसे बर्मुडा ट्रायंगल की बाकी कहानियों से जोड़ देता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा एक्शन है जो शायद पहले हुई घटनाओं से जुड़ा है। और इसी संदेश के तुरंत बाद जहाज का एक नाविक टॉम गायब हो जाता है अचानक। हाँ, कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं। वो बस कुछ मिनट पहले डेक पर था और अब नहीं है। और उसकी जगह पे सिर्फ उसकी टॉर्च जो पानी में तैर रही थी। किसी का इस तरह गायब हो जाना बहुत दुखद है। तार्किक रूप से देखें तो रात, धुंध, फिसलते हुए डेक पर कोई गिर सकता है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है और शायद किसी ने देखा भी ना हो। लेकिन जिस तरह नोट्स में इसे पेश किया गया है, उस रहस्यमय संदेश के ठीक बाद, बिना किसी आवाज के, ये इसे एक साधारण दुर्घटना से कुछ और बना देता है। एक अलौकिक अपहरण जैसा। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। कुछ ही देर बाद समुद्र में एक विशाल 3 कोणीय रोशनी का चक्र बनता है। एक त्रिकोण? हाँ, बिल्कुल एक त्रिकोण की आकृति में, और सी विस्पर ठीक उसके केंद्र में था। जैसे ही वो छठे तेजी से चमकता है, चालक दल को महसूस होता है कि जहाज या तो ऊपर की ओर उठ रहा है या नीचे की ओर धंस रहा है। और नोट्स में आकृतियों का भी जिक्र है। हाँ, लिखा है कि उन नीली किरणों के बीच उन्हें कुछ आकृतियां दिखाई दी, मानो इंसान हो या शायद किसी और दुनिया के प्राणी। तो यहाँ पर वो ट्रायंगल, वो त्रिकोण खुद एक सक्रिय शक्ति के रूप में सामने आता है। मतलब ये सिर्फ एक जगह नहीं है। नहीं, इस कहानी में वो एक ताकत बन जाता है। और इसी खौफनाक मंजर के बीच कैप्टन एड्रियन अपनी डायरी में आखिरी दिल दहला देने वाली लाइन लिखते हैं। अगर कोई ये पढ़े तो जान ले कि बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ एक रहस्य नहीं, ये एक द्वार है। एक द्वार, गेटवे। ये एक शब्द पूरी कहानी का मतलब बदल देता है। कैसे? ये इस विचार को सामने रखता है कि शायद यहाँ चीजें खत्म नहीं होती, वो कहीं और चली जाती हैं, किसी और आयाम में। ये अंत नहीं है बल्कि एक तरह का प्रस्थान है। और ये प्रस्थान कितना मुकम्मल था, इसका पता 40 साल बाद चलता है, जब सी विस्पर मिलता है। हाँ, पूरी तरह से खाली, कोई शव नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, सिर्फ वो भीगी हुई डायरी मिली। और वो फुसफुसाहट। हाँ, बात की कहानियों में ये बात जुड़ गई कि जहाज के अंदर से आज भी एक बहुत धीमी फुसफुसाहट आती है। वही आवाज, इट्स वॉचिंग। घोस्ट शिप या भुताहा जहाजों की तरह। बिल्कुल, जैसे मैरी सेलेस्ट। खाली मिले जहाज रहस्य को सुलझाते नहीं बल्कि उसे और गहरा कर देते हैं। वो फुसफुसाहट वाली बात मुझे लगता है कहानी को और सनसनीखेज बनाने के लिए बाद में जोड़ी गई है। तो सी विस्पर की कहानी अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। वो रेडियो संदेश, पानी के नीचे का शहर, टॉम का गायब होना, और सबसे बढ़कर कैप्टन का वो आखिरी संदेश कि ये एक द्वार है। और ये कहानी आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि उस इलाके से गुजरने वाले कई नाविक आज भी रात के सन्नाटे में रेडियो पर अजीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं। तो ये एक समुद्री लोक कथा बन गई है। हाँ, एक चेतावनी जो हमें याद दिलाती है कि समुद्र आज भी कितना विशाल और अनजाना है। कैप्टन के आखिरी शब्द एक बार फिर से याद आते हैं, ये एक द्वार है। ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। हमारे सामने 2 कहानियां हैं। एक वो जो कैप्टन की डायरी में लिखी है, एक अलौकिक डरावनी यात्रा की कहानी जो एक दूसरे आयाम के दरवाजे पर खत्म होती है। और दूसरी कहानी वो है जो विज्ञान और तर्क के पन्नों पर लिखी है। चुंबकीय विसंगतियां, अचानक बदलता मौसम और एक डरा हुआ इंसानी दिमाग जो एक शक्तिशाली मिथक के चश्मे से दुनिया को देख रहा था। तो सोचने वाली बात यह है, असली रहस्य क्या है? वो अनदेखी ताकतें जो शायद समंदर की गहराइयों में छिपी हैं, या फिर इंसान के मन की वो ताकत जो डर और अनिश्चितता से इतनी अविश्वसनीय कहानियां बना सकती है।